नमन की बात सुनकर आरव चुपचाप बैठा रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, गलती मेरी थी, पर बीते हुए पलों को पुल से धक्का तुमने भी दिया था और शुरुआत भी तुमसे ही हुई थी। नमन हल्की मुस्कान के साथ बोला, हाँ, पर उस बहस में तुम्हारा गुस्सा ही तो वजह बना था। कभी कभी अपनी ही चीजें अजनबी सी लगने लगती हैं। आरव ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे दोस्त होकर भी चुप रहते और मैं चुपचाप सब देखता रहता? इतना शरीफ नहीं हूं मैं। इसी से हमारी बातों में दरार आई। उसकी बात सुनकर माहौल भारी हो गया। नमन भी थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, जानता हूँ तुम गलत नहीं थे, पर अब शादी की बातें उठ चुकी हैं और हमें मन बनाना ही होगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए हामी भर दी। बीते लम्हों की नाराजगी के बावजूद उसे पता था कि नमन के साथ वह कभी गलत नहीं हो सकता। आरव गुस्से में बोला, मान्या की शादी उसी से होगी। नमन ने बात सुनकर अपना सिर पकड़ा। मान्या की शादी को लेकर दोनों के बीच बहस बढ़ती। रूही और मान्या का नाम आते ही माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नमन बोला, तुझे अपनी जान की पड़ी है, लेकिन मुझे लगता है मान्या खुद ही शादी कैंसिल कर देगी। ये सुनते ही आरव भड़क गया और बोला, तू बार बार ऐसी बातें बंद कर। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दोनों की बहस बढ़ गई और आखिर में आरव ने चुपचाप फोन उठा लिया। सीट पर आकर मान्या चुपचाप बैठ गई। माहौल इतना भारी था कि आरव और नमन दोनों की नजरें एक दूसरे से नहीं मिल पा रही थीं। बेचैनी के बीच नमन ने हिम्मत करके कहा कि मान्या, आई एम सॉरी। मान्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सॉरी मत बोलो, सब ठीक है। ये सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की खुशी लौटी, लेकिन रूही की तरफ देखते ही उसकी आंखों में उलझन साफ थी। रूही ने चुपचाप कहा, नमन अच्छा इंसान है, तुम जरा ध्यान रखना, लड़कियों को यूं पुल से धक्का नहीं दिया जाता। अब तक आरव की हालत कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन मान्या ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। रूही ने भी टीना से बात करके सारी बात स्पष्ट कर दी है। माहौल में हल्कापन लौटने लगा। अचानक वेटर आया और बोला, आपके लिए चाइनीज और नमन के लिए इटालियन खाना पैक करवा दिया है। मान्या की तरफ देखते हुए आरव और नमन दोनों हल्की मुस्कान में एक दूसरे को देखने लगे। रूही ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कार्तिक एक छोटी सी शॉप में अपनी तैयारियां करवा रहा था। अनु वहां पहुंची और गुस्से में बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे कहा था मीटिंग में हो और यहाँ किसी और लड़की के लिए शादी की ड्रेस खरीद रहे हो। अनु के गुस्से पर कार्तिक कुछ बोल नहीं पाया। तभी मधु ने आकर कहा, अनु, ये तुमसे सच छुपाकर शादी करने वाले थे। तुम सही हो, ये तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं। अनु की आंखों में आंसू थे और कार्तिक चुपचाप खड़ा रहा। अनु का नाम आते ही कार्तिक ने गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, ये पागल लड़की फिर आ गई। अनु कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ थी। कार्तिक भी परेशान था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के काम और अचानक बदली हुई परिस्थितियों ने सब कुछ जटिल कर दिया था। गहरी सांस लेते हुए कार्तिक ने धीरे से कहा, अभी वक्त नहीं है सब समझाने का, कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, तुम्हें सीधे हॉल में बुलाया है। ये सुनकर अनु चुप हो गई। उसने हालात को समझ लिया और बिना कुछ कहे कार्तिक की तरफ देखकर सिर हिला दिया। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए अनु की तरफ देखा और बोला, सोच रहा था पर तुमने सुनी नहीं। अनु ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अब सारी बातें छोड़ो, 1 मिनट रुको, कुछ करना है। वो इधर उधर देखती हुई अचानक मनीष के पास पहुंची और बोली, अपना कोट दीजिए। मनीष समझ पाता उससे पहले ही अनु ने कोट लेकर मधु के साथ चेंजिंग रूम का रुख किया। कुछ देर बाद जब वह लौटी तो सब उसकी तरफ देखकर दंग रह गए। खुशी की ड्रेस, मनीष का वाइट ब्लेजर और सिंपल हेयर स्टाइल के साथ वह बेहद परफेक्ट लग रही थी। कार्तिक ने देखते हुए कहा, कमाल लग रही हो। मिस ऐना ने भी अनु की तारीफ करते नहीं थक रही थी।
और इसी कारण कार्तिक अब अनु पर और भी ज़्यादा भरोसा करने लगा। कार्तिक ने अनु की आंखों में देखा। अनु की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे स्वर में कहा, ये मेरी गलती नहीं थी, मैं तो बस खुशी की बात मान रही थी। उसने कहा था कि ऐसा करने से सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि सब सच्चाई कुछ और है। अनु की बात सुनकर कार्तिक का दिल पिघल गया। उसने अनु की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, अब कोई गलतफहमी नहीं रहेगी, हम सब मिलकर ये ठीक करेंगे। उधर मनीष, जो चुपचाप सारी बातें सुन रहा था, मुस्कुराया और अपनी सहमति जताते हुए कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, जिससे कार्तिक की कंपनी के लिए बड़ी राहत मिल गई। इसके बाद कार्तिक, मनीष और मिस ऐना के साथ कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर निकल आए। आरव अपने ऑफिस में काम में डूबा हुआ था। तभी कार्तिक तेजी से अंदर आया और बोला, सर बड़ी खबर है, आपकी मॉम डैड आज इंडिया आ रहे हैं। आरव के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी छा गई। क्या मॉम डैड? उनकी बातें सुनते ही आरव के मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं। लंच खत्म होने के बाद सभी दोस्त फिर से हॉल में आकर बैठ गए। माहौल में हल्की सी बेचैनी थी क्योंकि सब किसी बड़े फैसले पर सोच रहे थे। तभी आरुषि ने थोड़ी झिझकते हुए चुप्पी तोड़ी। मुझे लगता है शायद अब हमें अपना पारिवारिक व्यवसाय संभाल लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर विजय ने तुरंत बीच में टोका, लेकिन आरुषि, ऐसा फैसला लेने से पहले हमें आपस में बात करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी कई सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। विजय की बात का असर कमरे में महसूस किया जा सकता था, लेकिन आरुषि पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने अपनी राय स्पष्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ दें। मेरा कहना है कि हम चारों अपने परिवार का काम संभाल लें और कंपनी की जिम्मेदारी रूही और नेहा को दे दें। वे दोनों बिजनेस की बारीकियों को समझती हैं और कंपनी की हर बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उसकी ये बात सुनते ही सब दोस्त हैरान रह गए। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था मानो आरुषि ने अचानक कोई ऐसा राज खोल दिया हो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पिछली बातों के बाद हॉल में अचानक गहरा सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। न केवल लड़के बल्कि रूही, तनु और नेहा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आरुषि ने ऐसा सुझाव आखिर क्यों दिया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर लगभग 1 मिनट बाद आरव सोफे से उठकर खड़ा हुआ और बेहद ठंडे स्वर में बोला, बिल्कुल नहीं, रूही को ना तो ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत है और ना ही कंपनी ज्वाइन करने की। उसने ठहर कर सबकी ओर देखा और आगे कहा, विवान अभी छोटा है। इस समय उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत है, ना कि बिजनेस की। आरव की इस सख्त बात से माहौल और भी भारी हो गया। कमरे में मौजूद सभी लोग चुपचाप एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रूही के चेहरे पर हैरानी और असमंजस साफ झलक रहे थे। आरव के शब्दों ने जैसे पूरे घर की हवा को थाम लिया था। उसके जवाब के बाद हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर आरव को इतनी आपत्ति क्यों है। थोड़ी देर बाद विजय आरव के पीछे पीछे उसके कमरे तक गया। बाकी सबके चेहरे पर भी बेचैनी थी, इसलिए लड़कियां चुपचाप अपने अपने कमरों में चली गईं, जबकि बाकी लड़के आरव के पास जा चुके। विजय ने बहुत नरमी से आरव को समझाने की कोशिश की। देखो आरव, रूही कोई कैदी नहीं है, उसके भी अपने सपने हैं, अपनी पहचान है। क्या तुमने एक बार भी उससे पूछा कि वो क्या चाहती है? उसने आगे कहा, अगर तुमने उसे मना कर दिया तो सोचो उसे कैसा लगेगा। तुम उसकी जिंदगी के हर फैसले खुद नहीं ले सकते। आरव खिड़की के पास खड़ा चुपचाप बाहर देखते हुए सब सुनता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी राहुल, जो अब तक चुप था, थोड़े गुस्से में आकर बोला, विजय बिल्कुल सही कह रहा है। जब रूही नौकरी करती थी तब वो एक खुले विचारों वाली आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। उसकी आंखों में हजारों सपने थे और आज भी हैं। उसके शब्दों ने सबको चुप करा दिया।
अब सवाल यह था कि क्या आरव अपनी सोच बदलेगा या रूही के सपने कहीं अधूरे ही रह जाएंगे। राहुल की बातों ने कमरे की चुप्पी तोड़ दी। वह आरव की आंखों में देखते हुए बोला, आरव, रूही की भी सपने थे, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण उसने सब कुछ छोड़ दिया। कभी सोचा है उसने किस दिल से ऐसा किया होगा? तुम उसकी भावनाएं क्यों नहीं समझते? यह सुनकर आरव की चुप्पी और गहरी हो गई। तभी रमेश का फोन बजा। वह कॉल रिसीव करके बाहर चला गया। कमरे में अब बस आरव, राहुल और विजय थे। माहौल भारी हो चुका था। कुछ देर बाद आरव ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं रूही को रोकना चाहता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी बेटी के लिए भी जरूरी है। उसने अपने दिल की बात पहली बार खोली। मैं अपनी पिछली गलतियों को दोहराना नहीं चाहता। अगर फिर कुछ गलत हो गया तो मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पागलपन की वजह से रूही और बेवान को तकलीफ उठानी पड़े। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। हाँ, मैं मानता हूं कि सही नहीं लगता, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है। रूही इन सब चीजों में नहीं पड़ेगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर आरव खामोश हो गया। तीनों दोस्तों के बीच भारी सन्नाटा छा गया। तभी रमेश वापस आकर आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ पापा आज रात दादा दादी के घर पर रुकेंगे, और हाँ, उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते बाद हमें कंपनी के नए सीईओ का नाम घोषित करना होगा। अब सबके सामने एक नया सवाल खड़ा था। क्या आरव का फैसला सही साबित होगा या रूही के सपने फिर से दफन हो जाएंगे? रमेश की बात सुनते ही राहुल का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने झुंझलाकर कहा, व्हाट द हेल, इतनी भी क्या जल्दी है उन्हें? क्रोध में उसने पास रखी कांच के टेबल पर हाथ मारा, जिससे गिलास नीचे गिरकर टूट गया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। राहुल ने आरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह सब ठीक नहीं हो रहा है आरव। गुस्से में उसने आरव को हल्का सा धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल गया। आरव का मूड बेहद खराब था। वह किसी तरह खुद को शांत रखने की कोशिश कर रहा था। अपने होठों पर उंगली रखकर वह धीरे से कमरे में आया, जहां उसका बेटा विवान गहरी नींद में सो रहा था। रूही चुपचाप उठी और आरव का हाथ पकड़कर उसे बालकनी में ले गई। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। तुम ठीक हो ना? दर्द हो रहा है क्या? उसने धीरे से पूछा। रमेश ने जो भी लड़कों के बीच हुआ था सब रूही को पहले ही बता दिया था। वह जानती थी कि आरव पर इस समय कितना दबाव है। वह उसकी दुनिया दो चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी, उसका परिवार और उसकी कंपनी, और आज दोनों ही दांव पर लग गए थे। कुछ पल की चुप्पी के बाद रूही ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, इतना मैं तुम्हें जानती हूँ। उसकी आवाज में प्यार भी था और दर्द भी। अब आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता था। आरव का दिल इस समय तूफान की तरह बेकाबू था। उसका ओवर पोसेसिव नेचर अक्सर उसे गुस्से में ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देता था जिनका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि रूही पर भी पड़ता था। लड़ाई के बाद भी उसका मन शांत नहीं था। रूही ने उसकी बेचैनी महसूस की। उसने आरव का हाथ थामा और हल्के स्वर में उसका नाम लिया, आरव। आरव ने उसका चेहरा अपने हथेली से ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू देखकर उसने रूही को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आई एम सॉरी स्वीट हार्ट, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। मैं अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रूही, मैं सोच भी नहीं सकता तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी कैसी होगी। रूही ने धीरे से अपनी उंगली उसके होंठों पर रखी और उसे शांत करते हुए बोली, कुछ मत कहो, बस अभी के लिए शांत रहो। वो बालकनी में बैठ गई और आरव उसके पास आकर उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अपनी आंखें बंद करते हुए उसने गहरी सांस ली, जैसे वो उसके सुकून को महसूस करना चाहता हो। कुछ देर की खामोशी के बाद आरव ने फुसफुसाते हुए कहा, रूही,
मैं तुमसे बस एक बात कहना चाहता हूँ। रूही की आंखें अब भी बंद थीं। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए अपनी भावनाएं तुम मेरा लकी चार्म हो रूही, जिसे मैं कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो तो मुझसे लड़ लेना, नाराज हो जाना, पर प्लीज मुझसे दूर मत जाना। तुम्हें खो देना मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी हार होगी। उसकी आवाज में दर्द भी था, डर भी और बेइंतहा मोहब्बत भी। रूही ने उसका हाथ थाम लिया और उस पल आरब को लगा जैसे दुनिया की हर परेशानी इस स्पर्श में खो गई हो। आरव ने रूही की ओर देखते हुए धीरे से कहा, रूही, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जल्दी ही इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढ लूंगा। आरव की बात सुनकर रूही की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसके होंठों पर एक छोटी सी मुस्कान थी। वह आरव के पास बैठी, उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए आसमान की ओर देखने लगी। तारों की चमक जैसे उसके मन के उलझे हुए अंधेरे में थोड़ी सी रोशनी भर रही थी। अगले दिन दोपहर के समय चारों लड़कों के माता पिता उसके घर पहुंचे। सभी के चेहरों पर उत्सुकता थी। उन्हें पूरा यकीन था कि आज उनके बच्चे उन्हें कोई खुशखबरी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही चारों ने उनके फैसले को मानने से साफ इनकार कर दिया, माहौल एकदम बदल गया। माता पिता के चेहरे पर हैरानी और निराशा साफ झलकने लगी। आरव के पापा ने